हेलो नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। और साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बीते दिनों में कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की है, करंट अफेयर्स और पॉलिटी के एमसीक्यू ऑलरेडी हमने आपके लिए बना लिए हैं और उसे चैनल पर भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं साथियों, तो प्लीज़ उसे देखिए और आज के इस लेक्चर में भी बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री के ऐसे एमसीक्यू जो बार बार क्वेश्चन में आए हैं। और ये विशेष तौर पर प्रोजेक्ट वीर प्लेटफॉर्म के लिए हमने बनाया हुआ है, ताकि हमारे ऐसे साथी जो अपनी सेकंड इनिंग्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं साथियों। बहुत ही क्रिस्प रखेंगे आज की इस क्लास को और उस लेवल को अचीव करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, राइट, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो ये है एसएससी एमसीक्यू हिस्ट्री के लिए बाय, आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ राम रघुवंशी। और चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये वर्तमान में दोस्तों किस किस भारत के राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। द फेमस हड़प्पन साइट लोथल इज करेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। 2022 का सीजीएल का क्वेश्चन है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। और इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। देखिए, लोथल दोस्तों हड़प्पा कालीन एक साइट है, हड़प्पन साइट है। और यह भोगवा नदी के किनारे है। कई बार इसकी नदी भी पूछी गई है अलग अलग एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी खोज की है आर.एस. राव ने, याद रखिएगा। चलिए, वैसे आप जानते हैं कि हमारा तरीका क्या होता है, हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, देन फिर उसके बाद उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पर भी थोड़ी बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था दोस्तों, डॉकयार्ड था, जो कि गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और 1954 में दोस्तों जो है राव साहब ने जो है इसकी खोज की है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड, किस मौर्य शासक को यूनानी लेखकों के द्वारा अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है? विच मौर्यन रूलर वॉज कॉल्ड अमित्र घात बाय ग्रीक राइटर? ये 2021 का क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है, पर मैंने यहाँ पर एक दो रेफरेंसेस ही डाले हैं कि भाई किस एग्जाम में आया था, बाकी और भी एग्जाम्स में आया। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए ना, ये बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इसे तैयार करते हैं तो इनके आने के, रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या बिंदुसार या फिर दोस्तों दशरथ मौर्य। और इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बिंदुसार। दोस्तों मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है, अमित्रोचैटस कहा गया है, ग्रीक जो राइटर्स हैं उनके द्वारा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके पुत्र थे बिंदुसार, और यूनानी जो स्रोत हैं उसमें अमित्रघात या अमित्रोकैटस या अमित्रोचैटस कहा गया है। और बिंदुसार के ही शासनकाल में दोस्तों सीरिया का एक राजा था एंटियोकस फर्स्ट, जिसने डायमिकस नाम के एम्बेसडर को, राजदूत को भारत में भेजा था मौर्यकालीन दरबार में, ताकि वो मौर्यकालीन व्यवस्था को देख सके। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और जहां पर आपसे पूछा जा रहा है, चौथी बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किस राजा के संरक्षण में आयोजित की गई थी? द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? और एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर दोस्तों कनिष्क। और इसका राइट आंसर आएगा साथियों कनिष्क के काल में। ये जो है हमें होती हुई नजर आती है। कनिष्क जो है आप सभी जानते हैं कुषाण वंश का शासक है, और इसी के काल में चौथी बार बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो किया गया था कुंडलपुर कश्मीर में। तो देखिए राइट आंसर है कनिष्क। चौथी बौद्ध सभा कुषाण वंश के राजा कनिष्क के काल में हुई थी, 72 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, कश्मीर के कुंडल वन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, जो कि बहुत बड़े राइटर भी हैं बौद्ध धर्म के। और इसी संगति में दोस्तों बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और
महायान, जो कंजर्वेटिव ब्रांच थी वो हीनयान कहलाई, और जो नई ब्रांच थी, जो लिबरल ब्रांच थी, वो क्या कहलाई? महायान कहलाई। मतलब ऐसी विचारधारा वाले लोग जो बुद्ध के नियमों को कठोरता से मानते थे और बुद्ध के नियमों में समय अनुसार परिवर्तन करने के खिलाफ थे, वो हीनयान कहलाए। आगे चलकर यही विचारधारा और भी भागों में बढ़ गई, और महायान वो बौद्ध विचारधारा है जो ये कहती है कि समय अनुसार बुद्ध के विचारों पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य सफलताओं के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विच गुप्त रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज मिलिट्री क्वेस्ट? 2020 और भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शंस देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा समुद्रगुप्त। ये 100 से ज्यादा युद्धों का विजेता था और इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों वो कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है, नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध, जिनका नाम है स्मिथ, पूरा नाम है वीए स्मिथ, और इन्होंने इसकी सैन्य सफलताओं के आधार पर इसे क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है दोस्तों। इसके अलावा एक इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, हरिशेन उनका नाम है, जिन्होंने इलाहाबाद में, मतलब कि प्रयागराज जिसका नाम हो गया, वहां पर प्रयाग प्रशस्ति में इसकी विजयों की जानकारी जो है वो बताई हुई है। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है साथियों, उसमें एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ जहांगीर, तीसरी तरफ अशोक, और चौथी तरफ जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तराइन का पहला युद्ध, बैटल ऑफ टेरैन, जो है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार रिपीट होते हैं, उस पर्पज से आपकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 ईडी वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड हुम, मतलब किसके बीच में लड़ी गई थी? महमूद गजनबी, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। पांचवा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, तराइन में 2 बार युद्ध होता है, तराइन फर्स्ट एंड तराइन सेकंड। ये होता है 1191 में और ये होता है 1192 में, और दोनों बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जो है वो आमने सामने थे। पहले युद्ध में गौरी हारता है और दूसरे युद्ध में गौरी अपनी चालाकी की वजह से और अपनी धूर्तता की वजह से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। ठीक है, तो फिलहाल आपसे पहले वाले युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो तराइन का जो पहला युद्ध है दोस्तों, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और फिर अगले साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और लेकर चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जहां पर आपसे कहा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सजदा, यानी कि सष्टांग प्रणाम, जो हमारे यहाँ कल्चर था वैसा ही एक कल्चर था सजदा, और पावोश मतलब कि सुल्तान के पैर के अंगूठे को चूमना, इसकी प्रथा को शुरू कर दिया था? किस सुल्तान ने दोस्तों इसे शुरू किया था? विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पायभोश? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, और मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर आएगा दोस्तों बलबन। देखिए, बलबन जब राजा बनता है दोस्तों, तो राजा जिस समय वो बना था उस समय दिल्ली सल्तनत काल में जो सुल्तान है उसकी प्रतिष्ठा काफी धूमिल हो चुकी थी, और अपनी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए वह राजत्व का सिद्धांत शुरू करता है, किंगशिप थ्योरी को स्प्रेड करता है, जिसमें वो रक्त और लोह की नीति अपनाता है और अपने दरबार का ईरानीकरण करता है। और अपने दरबार के ईरानीकरण में वो 2 ईरान की परंपराओं को शुरू करता है। सजदा मतलब राजा के सामने जाकर झुकना पड़ेगा, और दूसरा पाभोश मतलब राजा के पैरों के अंगूठे को चूमना पड़ेगा और अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों में रखना पड़ेगा। तो ये बलबन ने शुरू किया था दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? गयासुद्दीन बलबन। और ऐसा उसने क्यों किया था? क्योंकि वो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा इसने और भी काम करे थे, जैसे कि कश्मीर में एक त्योहार मनाया जाता है, फारसी त्योहार नवरोज। दोस्तों, नवरोज को उसने शुरू किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सिजदा और पागोश है ये कहाँ की प्रथा है, तो याद रखिएगा ये ईरानी प्रथाएं हैं, और रक्त और लोह की नीति के लिए भी बलबन काफी जाना जाता है। चलिए फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 एक यात्री हमारे यहाँ आया था इब्न बतूता, जिसने अपनी प्रसिद्ध यात्रा के दौरान एक किताब लिखी थी रहला, और वह किसके शासनकाल में भारत आया था? द ट्रेवलर इब्न बतूता whom wrote his famous travel book रहला visit India during the reign of whom, मतलब किसके शासनकाल में आया था? 2023 का क्वेश्चन है। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक, या फिर महमूद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दोस्तों इब्न बतूता नाम का यात्री जो है वो भारत आता है, जिसने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी है रहला। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये कहाँ का था इब्न बतूता, तो याद रखिएगा ये मोरक्को का था दोस्तों, और 1333 में ये भारत आया था, और इस दौरान इसने किताब लिखी थी। आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक इससे खुश हो जाता है और इसे दिल्ली का काजी बना देता है। काजी मतलब उस समय का जो जज होता था, इस्लाम का जो जज है उसे क्या कहा जाता है? काजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों के द्वारा की गई थी? द फेमस विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन 1336 बाय विच टू ब्रदर्स? देखिए 2021 का क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय और अच्युत राय, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम और देवराय सेकंड, और चौथा ऑप्शन है वीर नरसिंह और साल्व नरसिंह। और इसका राइट आंसर है दोस्तों हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापना की गई थी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण भारत में एक राज्य है विजयनगर जो कि स्वतंत्र हो जाता है, और दोस्तों ये स्वतंत्र होता है 1336 में। और हरिहर और बुक्का नाम के दो जो भाई हैं, उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की नींव रखी थी, और ये कहां पर सिचुएटेड था? विजयनगर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज fought between बाबर एंड whom which led to foundation of मुगल एम्पायर इन इंडिया? देखिए राणा सांगा, शेर शाह सूरी, इब्राहिम लोधी, या फिर हेमू विक्रमादित्य, ये आपको बताना है दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी ये युद्ध दोस्तों? हुआ था बाबर और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में। और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर जो है वो औपचारिक तौर पर भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना कर देता है। मुगल काल शुरू हो जाता है 1526 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा इब्राहिम लोधी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, उसे हराया और मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में दो तीन बड़ी खास बातें थी। बाबर ने पहली बार दोस्तों बारूद का इस्तेमाल किया था, और तुलगुमा नीति का इस्तेमाल भी इसी दौरान किया गया था। याद रखिएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था? विच मुगल एम्पायर कंस्ट्रक्ट द इबादत खाना हॉल ऑफ वर्शिप इन फतेहपुर सीकरी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां? और आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा? अकबर आएगा दोस्तों। अकबर वो शासक था मुगल काल में जिसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। ये जो उसका राजधानी परिवर्तन का निर्णय था ये फेल हो गया था, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में दोस्तों पानी की कमी थी। लेकिन इसने फतेहपुर सीकरी में काफी सारे महल बनाए थे, और साथ ही साथ एक इबादत खाना भी इसने जो है वो तैयार किया था। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अकबर आएगा दोस्तों। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया, और यहाँ पर धार्मिक चर्चाएं, आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी। अलग अलग धर्मों के लोगों को वो बुलाता था, और आगे चलकर फिर उसने इन्हीं सब विचारों को सुनने के बाद दीन इलाही नामक एक नया पंथ या नया धर्म या एक नया नैतिक धर्म शुरू किया 1582 में। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11
दोस्तों प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। 1757, 1764, 1761 या 1739। एकदम फ्लैट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये कब लड़ा गया है? दोस्तों ये लड़ा गया है कब? बहुत ही दोस्तों आसान सी यहाँ पर बात है। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 1757 आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 जून 1757 को दोस्तों ये जो युद्ध है ये लड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव होता है एक तरफ, और दूसरे तरफ कौन होता है? बंगाल का नवाब होता है दोस्तों सिराजुद्दौला। और इस युद्ध के बाद मुगल जो हैं वो बंगाल में अपना पैर जो है वो जमा लेते हैं। हालांकि काम अधूरा रहता है, और आगे चलकर दोस्तों जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। तो याद रखिएगा 23 जून 1757। चलिए, आधुनिक काल में 3-4 बड़े युद्ध हुए। अगला क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों 1764 में, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में किस प्रसिद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? मद्रास संधि, इलाहाबाद संधि, पुरंदर की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि? और इसका राइट आंसर है दोस्तों इलाहाबाद की संधि। ध्यान से यहां पर देखिएगा दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेजी सेनापति क्लाइव, और एक अलायंस बनाया जाता है दोस्तों 3 राजाओं का, उसको कहते हैं त्रिगुट, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम है, शाह आलम सेकंड, जो कि दिल्ली का मुगल सम्राट है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा जो व्यक्ति है वो है सुजाउद्दौला, जो कि अवध का है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों मीर कासिम, जो कि बंगाल का है। और ये तीनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन तीनों ही हार जाते हैं, और फलस्वरूप क्लाइव इन तीनों के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है, और बंगाल में दोस्तों द्वैध शासन, डुअल रूल शुरू कर देता है। उसका राइट आंसर आने वाला है इलाहाबाद की संधि, और बक्सर के युद्ध में ये की गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो बंगाल में ये पड़ा कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार है, मतलब कि जो रेवेन्यू राइट्स हैं, वो किसे मिल गए हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर क्वेश्चन देखिएगा 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर दोस्तों स्वामी विवेकानंद? बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना की है दोस्तों किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की है, और आत्मीय सभा के अलावा ब्रह्म समाज, याद रखिएगा, ये इन्होंने दोस्तों स्थापित की है। इसका राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। चलिए, तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहले वो ब्रह्म सभा कहलाई, फिर आगे चल के ब्रह्म समाज कहलाई। और इनका सबसे बड़ा योगदान है भारत में सती प्रथा को बंद करवाने में। बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। बाल विवाह के विरोध में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति में भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, या फिर कैनिंग, या विलियम बेंटिक, या फिर कर्जन? और इसका राइट आंसर है दोस्तों कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों कैनिंग, याद रखिएगा। फिर आगे चलकर क्या होता है दोस्तों? 1857 की क्रांति के बाद 1858 में रानी की घोषणा होती है, और इस रानी की घोषणा में गवर्नर जनरल का जो पद था दोस्तों, वो जो पहले गवर्नर जनरल का पद था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था, अब उसे वाइसराय कहा जाने लगा। और ये वाइसराय अब सीधे महारानी के प्रति, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, उसके प्रति उत्तरदायी था। तो जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, वही अब 1858 के बाद क्या कहलाने लगा? वाइसराय कहलाने लगा। मतलब वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वाइसराय था।
याद रखिएगा इस क्वेश्चन के सहारे। चलिए, तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, और सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। भूमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या ए ओ ह्यूम। और इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए ओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेजी ऑफिसर था, और इसने भारतीय जनता के प्रेशर को कम करने के लिए एज ए बीच में एज ए लिंक या एज ए मंच इसने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ए ओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, और इसने जो है कांग्रेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चल के 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है, जिसके उस समय के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। याद रखिएगा, जल्दी से इसे देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे हम यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा की गई थी? मिंटो, कर्जन, हार्डिंग या जेम्स फोर्ड। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों आपका क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका राइट आंसर है कर्जन। दोस्तों, कर्जन एक प्रतिक्रियावादी गवर्नर था, और उसने देखा कि बंगाल भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों का केंद्र है, पुनर्जागरण का केंद्र है, क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पर होती है, राष्ट्रीय एकता यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो उसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, और उसका उसने कारण बताया प्रशासनिक असुविधा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार बंगाल का विभाजन किया गया उसमें धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता बढ़ाना उद्देश्य था, और इसीलिए उसने मुस्लिम इलाकों को एक तरफ कर दिया और हिंदू इलाकों को एक तरफ कर दिया, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था। आगे चलकर बंगाल विभाजन को दोस्तों वापस लेना पड़ा 1911 में, तो लॉर्ड कर्जन इसके प्रति उत्तरदायी है। जुलाई 1905 में दोस्तों प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर इसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा दोस्तों जो नारा था वो था वंदे मातरम। याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17वां, महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में किस देश से स्थायी रूप से वापसी की है? दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और उनके भारत आने की खुशी में आजादी के बाद से हम 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाते हैं। लेकिन गांधी जी 1915 से पहले साउथ अफ्रीका में थे, और वहीं से फिर वो वापस आते हैं। तो इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या मॉरिशस। राइट आंसर क्या आएगा? साउथ अफ्रीका आएगा दोस्तों, ये तो लगभग सबको पता ही होता है, तो याद रखिएगा। चलिए, आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के किस शहर में हुआ था? लाहौर, अमृतसर, जालंधर या फिर लुधियाना। ये है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? अमृतसर। तो अमृतसर में दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये विभत्स घटना है, बहुत ही बुरी घटना थी, जिसने हमारे बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारियों को, किसानों को और आम जनता को जो है वो नुकसान पहुंचाया था। इसका असर पूरे भारत में हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर रहे थे, लेकिन अचानक से जनरल डायर आता है और कई राउंड जो गोलियां हैं वो की बौछार करना शुरू कर देता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जिस एक्चुअली वो जो जलियांवाला बाग था उसमें एग्जिट करने का एक ही रास्ता था, और उसी रास्ते पे खड़े होकर गोलियों की बौछार की जा रही थी, और फलस्वरूप भारतीय नागरिक बाहर नहीं निकल पाए। वहां पर एक कुआं था, सब उसमें जाकर कूदने लगे, और बहुत सारे लोगों की कुएं में दबने की वजह से, डूबने की वजह से, और भगदड़ की वजह से, और खास तौर पर गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे चलकर जनरल डायर का बदला भी लिया जाता है दोस्तों, और 1940 में ऊधम सिंह जो है वो लंदन में जनरल डायर की हत्या करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, चोरी चोरा के हिंसक घटना के बाद किस देशव्यापी आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिस
ओबीडियंस मूवमेंट, या असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जो चोरी चोरा की हिंसक गतिविधि थी, इसमें भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन जो है उसको आग के हवाले कर दिया था। और इस घटना की जानकारी जब गांधी जी को पता चलती है दोस्तों, तो गांधी जी कहते हैं कि उनका जो आंदोलन था वह अहिंसा के लिए था, हिंसा का उनके आंदोलन में कोई जगह नहीं है। और उन्होंने कहा कि भारत की जनता अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। और ये सारी की सारी बातें संबंधित है असहयोग आंदोलन के दौरान, जो कि दोस्तों 1920 के दौरान चल रहा था, याद रखिएगा। चलिए, तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर है दोस्तों। और आगे चल के 1922 में ये आंदोलन जब चल रहा होता है तो गोरखपुर में चोरी चोरा में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। और गांधी जी ने फिर कहा कि हिंसा सही चीज नहीं है, और उन्होंने अपना आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का कांग्रेस और अन्य दलों के द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। दूसरा, पूर्ण स्वराज का विरोध किया था। तीसरा, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। या फिर इसका नेतृत्व करजन के द्वारा किया जा रहा था। देखिए दोस्तों, 1919 में भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इसमें यह बात कही गई कि 10 साल बाद इस कानून की समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, और उसी का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भारत में बनाया गया था। इस बात में कोई परेशानी नहीं थी कि साइमन कमीशन बनाया गया है, परेशानी इस बात में थी कि साइमन कमीशन की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें किसी भी इंडियन को जगह नहीं दी गई थी, जबकि यह भारत में कानून की समीक्षा करने आया था। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया गया था। तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था दोस्तों, जबकि होना चाहिए भाई। आप जिस देश में संविधान की समीक्षा करने आए हो उसमें भारत के व्यक्तियों को तो शामिल करो। तो जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग बनाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन गो बैक नारे के साथ पूरे देश में विरोध हुआ, और लाहौर में इसी विरोध के दौरान दोस्तों हमारे बहुत ज्यादा लोकप्रिय लाला जी की डेथ हो जाती है, लाठी की वजह से ना, लाठी की वजह से उनके सिर पर चोट लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी क्षति इस आंदोलन के दौरान हमें हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था? 1920 का नागपुर अधिवेशन, 1929 का, माफ करना, लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, या 1924 का बेलगाम अधिवेशन? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई ये। और इसका राइट आंसर है दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो दोस्तों 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वो रावी नदी के तट पर होता है, और दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाती है, और ये लक्ष्य रखती है कि 30 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता दिवस अपना मनाएगा। हालांकि हम आजाद नहीं हो पाते हैं तब तक, लेकिन आगे चलकर दोस्तों इसी 26 जनवरी के दिन फिर हम अपना संविधान बनाते हैं, और इसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर आज भी मनाते हैं। तो हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों पूरे देश में लागू हुआ है? क्योंकि हमने 26 जनवरी को ये तय किया था पहली बार कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, तो फिर हमने उसको मेमोरी के तौर पर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च दोस्तों किस स्थान से शुरू किया है? दांडी तट, दूसरा साबरमती आश्रम, तीसरा सेवाग्राम आश्रम, या आगा खां पैलेस? और ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों साबरमती आश्रम। गांधी जी ने अपनी जो दांडी यात्रा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, ये साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ये दोस्तों दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, जिसमें गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, अनुयायियों के साथ
यात्रा जो है दांडी मार्च शुरू करते हैं और 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और एक नई ब्लॉक बनाई जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है? 1838, 1829, सॉरी माफ करना, 1938, 1939, 42 और 45। और इसका राइट आंसर है दोस्तों 1939। देखिए राइट आंसर है 1939। दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं और उनकी अध्यक्षता में त्रिपुरी यानी कि जबलपुर में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं, क्योंकि गांधी जी जो है वह पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस में बहुमत जो है वह सुभाष चंद्र बोस को मिला था। तो पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बावजूद भी गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी को ही बनाया जाए, जबकि कांग्रेस के जो मेंबर है वो सुभाष चंद्र बोस को ही बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि भाई ये सही समय नहीं है मतभेद करने का, अभी हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए भारत की आजादी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक लेफ्ट ग्रुप यानी कि वामपंथी गुट जो है वो उन्होंने बना लिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इसे एक बार एंड देन आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था उसके प्रस्ताव को क्या कहकर खारिज कर दिया था? पूर्ण स्वतंत्रता का चार्टर कहकर, या भारतीय विभाजन का दस्तावेज कहकर, या एक उत्तर दिनांकित चेक कहकर, मतलब अपोस्ट डेटेड चेक, या एक प्रगतिशील योजना प्रोग्रेसिव स्कीम कहकर। देखिए जब क्रिप्स मिशन भारत में आता है तो क्रिप्स मिशन भारतीयों के लिए लाया गया था ये कहने के लिए कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दें। गांधी जी ने कहा और क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि अगर भारतीय जो हैं वह अंग्रेजों का साथ देते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो फिर भारत में सिस्टमैटिक तरीके से संवैधानिक सुधार किए जाएंगे और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी और धीरे धीरे डोमिनियन स्टेट के थ्रू भारत को फ्रीडम दी जाएगी। गांधी जी ने कहा कि यह एक ऐसी ये कह लीजिए ऑफर है, ये एक ऐसी योजना है जो कि कभी पूरी नहीं हो पाएगी या फिर पोस्ट डेटेड है, मतलब कि एक उत्तर अंकित चेक है, एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है वो डूबने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वही सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है ना, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं उनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था जो ये कह रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम साथ देंगे उनका और अगर वो जीतते हैं तो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भविष्य के वादे हैं, ये पूरे हों या ना हो इसका कोई भरोसा नहीं है, ये एक ऐसी बैंक का चेक है जो हो सकता है कि भविष्य में डूब जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, चंपारण, स्वदेशी आंदोलन, या भारत छोड़ो और क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। सबको पता है, आप सभी जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, वहां से ये प्रस्ताव शुरू हुआ था। गांधी जी ने देश को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, करो या मरो, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों और आगे के बारे में बात करेंगे। जरा इसे देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और एक दो बार पूछा भी गया है कि भाई 8 अगस्त को जो क्रांति शुरू हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विजयनगर साम्राज्य के किस प्रसिद्ध राजा ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद नामक रचना की जो है वो रचना का लेखन किया है? देवराय सेकंड, कृष्ण देवराय, हरिहर द्वितीय, या सदा शिव राय? और इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्ण देव राय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्ण देव राय। चलिए तो कृष्ण देव राय दोस्तों तुलुव वंश के शासक थे, याद रखिएगा। और तुलुव वंश के शासक कृष्ण देव राय ने, जो कि एक उच्च कोटि के विद्वान थे, इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद लिखी है और संस्कृत भाषा में जामवती कल्याण नामक रचना लिखी है।
और ये अपने अष्ट दिग्गजों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे शिवाजी के पास अष्ट प्रधान थी, बिल्कुल उसी तरीके से कृष्णदेवराय अष्ट दिग्गज रखा करते थे। और ये है इंपॉर्टेंट आज के 26 क्वेश्चन। फिलहाल आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं साथियों। मैंने एकदम क्रिस्प और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करें तो बार बार रिपीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस एग्जाम के लिए, जिस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं, वहां पर ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लगाए हैं तो प्लीज उन लेक्चर्स को लगाइए। अगर ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए आपको अच्छा क्या लगा, आप और कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यू सेशन देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।